हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स रिंग, जो कि इंटरफेरेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि न्यूटन्स रिंग का एप्लीकेशन क्या होती है। तो कहते हैं कि न्यूटन्स रिंग का एप्लीकेशन बेसिकली यदि आपके पास कोई भी अननोन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है तो उसका आप वेवलेंथ न्यूटन्स रिंग की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। या किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आप इसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है वो किसी भी अननोन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का वेवलेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स रिंग होता क्या है। सबसे पहले न्यूटन्स रिंग को समझने के लिए आपको समझना होगा कि न्यूटन्स रिंग कहते किसे हैं। तो मैंने एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी है कि सर्कुलर फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व for observe of a very thin film of air of some other transparent medium by varying thickness enclosed between a plain glass plate and a plano-convex lens of large focal length. Such fringes were first observed by Newtons, so are called Newton's ring. देखिए होता क्या है, हमारे पास एक होता है प्लेन ग्लास प्लेट और एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के बीच में एक फिल्म क्रिएट होती है और उस फिल्म में एक फ्रिंजेज बनती हैं और वो जो फ्रिंजेज होती हैं वो फ्रिंजेज आपकी सर्कुलर होती हैं। याद रखिएगा, वो फ्रिंजेज कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। तो जो सर्कुलर फ्रिंजेज आती हैं उस सर्कुलर फ्रिंजेज को पहली बार इस तरह की फिल्म में देखा था न्यूटन्स ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूटन्स रिंग। फ्रिंजेज होती कैसी हैं? तो जो फ्रिंजेज होती हैं वो फ्रिंजेज सर्कुलर होती हैं, जैसे ऐसे होती हैं, इस तरह की फ्रिंजेज होती हैं, इस तरह की फ्रिंजेज आती हैं। इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर हमेशा डार्क होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक प्लेन ग्लास प्लेट होता है। इन दोनों के बीच में एक फिल्म जनरेट होती है। उस फिल्म से जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट रिफ्लेक्ट होने के कारण वहां पे फ्रिंजेज बनती हैं। वहां पे जो फ्रिंजेज बनती हैं वो फ्रिंजेज सर्कुलर बनती हैं, जिसे पहली बार न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम न्यूटन्स रिंग पड़ा। ठीक है, अब न्यूटन्स रिंग बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे कि सपोज करिए आपको जिस भी लाइट अननोन लाइट सोर्स का आपको वेवलेंथ निकालनी है, वो लाइट सोर्स ये है। ठीक है, अब इस लाइट सोर्स को आप ऑन करेंगे तो ये लाइट सोर्स की रेज चारों तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया L। अब जो लाइट इस कन्वर्जिंग लेंस L पे पड़ेंगी वो उस लाइट को क्या करेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस है तो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देगा। अब इस लाइट इस कन्वर्जिंग लेंस पे पड़ने के बाद सीधे निकलती हैं और सीधे निकलने के बाद जब आगे बढ़ती हैं तो वहां पे एक मिरर लगा होता है। और ये मिरर क्या होता है कि ये मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। जब लाइट इस मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद चूंकि ये मिरर 45 डिग्री पे है तो ये लाइट को क्या करता है कि नीचे की तरफ मोड़ता है। जब ये लाइट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा है सिंपल सा, और एक हमारा ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट आती है और लाइट इस पे आने के बाद इससे टकराती है। टकराने के बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फिर उसके बाद प्लेन ग्लास प्लेट, और टकराने के बाद फिर से ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाती है तो ऊपर एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप रखा रहता है। ऊपर क्या होता है, एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, और उस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमको एक सर्कुलर फ्रिंजेस, इस तरह की फ्रिंजेस बनी हुई ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एक्सपेरिमेंट को सेट करते हैं। और तो इसमें मेन चीज यही है कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जाते हो तो 2-3 चीजों को आपको विशेष ध्यान देना होता है कि ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो, ये प्लेन ग्लास प्लेट हो, ये मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। ये जब सारी चीजें आप सेटअप करोगे तभी जा करके आप न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट करोगे और आप सर्कुलर फ्रिंजेस बना पाओगे। जब आप सर्कुलर फ्रिंजेस बना लेते हैं तो वो कैलकुलेशन का पार्ट होता है कि कैसे करते हैं, वो बात की बात है। तो इस तरह से न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट को हम सेट करते हैं
ये सोर्स है, ये सिंपल सा लेंस है, ये लाइट आई इस प्लेन ग्लास प्लेट पे टकराई, टकराने के बाद ये लाइट को इधर की तरफ मूवमेंट करता है। यहाँ पे आपका एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा है, ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इससे लाइट टकराती है। टकराने के बाद मैं अभी इसकी फिजिक्स बताऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा। टकराने के बाद फिर ये लाइट ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पे ऊपर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है और उसकी सहायता से हम देखते हैं तो वहां पे सर्कुलर फ्रिंजेस इस तरह की बनी हुई आपको दिखती है। ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह का पैटर्न होता है। जैसे ये आपका डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है। क्लियर है? इस तरह से आप अपने एक्सपेरिमेंट को सेट करते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे अभी आप पहले पढ़ चुके हो वेट सेफ फिल्म। वेट सेफ फिल्म में आपने क्या देखा था कि आपके पास फिल्म थी, फिल्म का एक लोअर सरफेस होता है और एक अपर सरफेस होता है। वो किसी एक पॉइंट पे आकर के इंक्लाइंड हो जाते हैं। ये आपका अपर सरफेस है, ये आपका लोअर सरफेस है। जब किसी एक स्मॉल एंगल पे आकर के इंक्लाइंड हो जाते हैं तो वहां पे आपने पाथ डिफरेंस निकाला था कि जब कोई लाइट किसी स्पॉट पे टकराती है तो टकराने के बाद कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट होती है और फिर ये लाइट ऐसे निकलती है। तो यहाँ पे आपने वेट से फिल्म का पाथ डिफरेंस निकाला था और वो क्या आया था, डेल्टा इक्वल टू आपका आया होगा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, सॉरी कॉस 2, ये आया होगा डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाई 2। ये आपका पाथ डिफरेंस आया होगा, डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाई 2। तो यही चीज अब आपको यहां समझनी है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं अलग बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी ये प्लेन ग्लास प्लेट, और ये आपका है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझिएगा, अब ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स, ये आपका प्लेन ग्लास प्लेट, ये प्लेन ग्लास प्लेट हो गया, और ये प्लेनो का, ये जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस और जो प्लेन ग्लास प्लेट है किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए ये लेंस का एक लेयर हो गया और ये लेंस का दूसरा पार्ट हो गया। यानी ये किस तरह की फिल्म आपको दिख रही है, ये किस तरह का फिल्म बन रहा है इस पॉइंट पे, ये फिल्म बन रहा है आपका वेज शेप फिल्म। यानी यह जो पैटर्न होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, वेज शेप फिल्म की तरफ। या आप इधर कर लें, लाइट या इधर भी इंसिडेंट हो सकती है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका एक अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, तो ये आपका क्या है, ये भी एक तरह से वेज शेप फिल्म है। अब ये वेज शेप फिल्म जो यहाँ पे न्यूटन रिंग के केस में बन रही है, ये किस मटेरियल का बन रहा है, ये तो आपका ग्लास है, ये भी आपका ग्लास है, ये आपका अपर सरफेस है, ये आपका लोअर सरफेस है। लेकिन इन दोनों सरफेस के बीच में क्या भरा है, एयर है। क्या है, खाली है। तो जब खाली होगा तो खाली में कोई मटेरियल तो होगा नहीं, तो जब खाली होगा तो खाली में क्या होगा, एयर होगा। और हम जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कहने का मतलब, अब देखिए, तो ये आपका अपर सरफेस हो गया, ये आपका लोअर सरफेस हो गया। यानी ये फिल्म जो बन रही है वो किस तरह से बन रही है, वेज से फिल्म की तरफ। अब यहां से एक लाइट आ रही है, ये लाइट इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लीजिए रे R1, और कुछ लाइट क्या हुई, ट्रांसमिट होके अंदर गई और फिर यहां से टकरा करके बाहर निकल गई रेज R2। ठीक है, तो सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हम पीछे वेज शेप के केस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यानी ये जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल हूबहू वेज शेप फिल्म की तरह हो रही हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहां से उसका पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे कि यदि कोई लाइट, जैसे हमारी जब सोर्स से लाइट यहाँ पे आएगी और इन दोनों फिल्म से टकरा करके वापस जाएगी, तो वो जो पाथ ट्रेवल करेगी वो पाथ ट्रेवल वही करेगी जो हम वेज से फिल्म के केस में करते हैं। तो वहां से हम डायरेक्ट उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से समझने के बाद आपको अभी थोड़ा डायमीटर्स निकालने हैं, रेडियस निकालने हैं, वो मैं बाद में पार्ट डिफरेंस की बात करूंगा। अभी आते हैं, अब ये वही फिगर है जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेन ग्लास प्लेट है। क्लियर है। अब यहां पे हमने क्या किया कि यदि आप इसको आगे बढ़ाएं तो ये एक सर्किल का फॉर्म बनता है। क्या बनता है, एक सर्किल की तरह। यदि आप, ये थोड़ा फिगर ऐसे बनना चाहिए,
तो यदि आप इसको बनाएं तो बिल्कुल ये क्या बनता है, एक सर्किल का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ थोड़ा सा बनाने में गलती हुई है, तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि आपको तो इतना है, अब इसको आप डॉटेड करके यदि मिलाएंगे तो बिल्कुल एक सर्किल बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो प्लेन ग्लास प्लेट को किसी पॉइंट ओ पे टच करता है। इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, इस पॉइंट को हमने मान लिया पी, इसको मान लिया बी। ये जो सर्किल बन रहा है इसका सेंटर हमने मान लिया सी, और इस सर्किल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने मान लिया आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझिए। आप मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ाया जाता है, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इंटरसेक्शंस कॉर्ड एक थ्योरम होता है। ठीक है ना, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन कॉर्ड, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। वो क्या करता है कि किसी भी सर्किल के रेडियस से एक पॉइंट लेते हैं। तो देखिए थ्योरम ऑफ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्या कहता है कि मान लीजिए आपने इस पॉइंट को लिया तो ए पी इंटू ए बी ये जो बराबर होता है ए ओ इंटू ये पॉइंट आपने मान लीजिए एफ, ए ओ इंटू ए एफ के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। ठीक है, तो उसी थ्योरम का हम जैसे थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड यही कहता है कि मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल पे एक पॉइंट कट कर रहा है, तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई इस सेंटर से ये डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू इससे ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये जो आपका हम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ए पी इंटू ए बी दैट इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई ए एफ। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़िए, एपी क्या है, एपी को आप समझिए क्या है। एपी एक तरह से इस सर्किल का रेडियस आप मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, और एबी भी क्या है, एक तरह से सर्किल का रेडियस ही है। तो एपी इंटू एबी दैट इज इक्वल टू क्लियर। अब आइए, अब यहां पे ये पोर्शन समझिए, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है। तो यहां पे तो फिल्म बन रही है, हम मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट पे यहां से लेकर के यहां तक का जो थिकनेस है वो टी है। क्लियर है ना, तो जब ये थिकनेस टी होगी तो ये भी थिकनेस क्या होगी, टी होगी। ठीक है, तो ओए का भी डिस्टेंस क्या होगा, टी होगा। तो हमने ओए को मान लिया टी। अब आइए, अब एक तरह से आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर। तो ये समझिए ये आपका पूरा क्या होगा, डायमीटर होगा पूरा, जो भी यदि आपका कहीं भी सेंटर हो, लेकिन ये डिस्टेंस पूरी क्या होगी, डायमीटर होगी। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो हमने लिखा 2r। अब 2r में से आपको केवल इतना चाहिए AF, तो 2r में से OA को निकालना पड़ेगा, और OA को आपने कितना माना है, T। तो 2r माइनस T ये वैल्यू किसकी आती है, AF की। क्लियर, ओके ठीक है। तो अब AP इंटू ए बी इज इक्वल टू टी इंटू 2r माइनस टी। अब हम जानते हैं कि जो AP है और AB क्या है, एक तरह से एक सर्किल का रेडियस है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सर्कुलर रिंग्स बन रहे हैं, जो ये हमारा सर्कुलर है उसका जो डायमीटर्स है वो dn है। nth रिंग्स के लिए मान लेते हैं ये डायमीटर dn इज द डायमीटर ऑफ nth रिंग। तो अब ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो जब ये दोनों रेडियस हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dn/2, और इसको क्या लिख सकते हो, dn/2। तो PB बराबर यदि आपने dn माना तो AP बराबर AB बराबर क्या मान सकते हो, dn/2। ये आपका रेडियस हो गया। क्लियर, ओके। अब इसमें आगे चलते हैं। अब इस dn की वैल्यू को, ये जो आपका dn आया है, इस वैल्यू को यहाँ पे और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपका क्या आएगा, dn/2 इंटू dn/2 दैट इज इक्वल टू 2r माइनस टी इंटू टी। क्लियर है, इसी चीज को मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए आपको समझ में आएगा। dn/2 इंटू dn/2 दैट इज इक्वल टू टी इंटू 2r माइनस टी। अब मल्टीप्लाई कर दिया, dn²/4 इज इक्वल टू 2rt माइनस टी²। अब यहाँ पे देखिए टी थिकनेस है, बहुत बहुत मामूली होगी,
बहुत मामूली होगी थिकनेस। वो जो फिल्म बन रही है एयर मीडियम में वो बहुत ही मामूली होती है। हम दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। तो यदि वो टी है और बहुत मामूली डिस्टेंस है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, और जब 2RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लगभग नेग्लेक्ट होगी। तो हम कहते हैं कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मच मच स्मॉलर होती है 2RT से। तो इसलिए हम टी स्क्वायर को क्या करते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, dn स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2RT। यहां से आप 2t की वैल्यू निकाल लीजिए, 2t इक्वल टू dn स्क्वायर अपॉन 4r। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक। 2t क्या है, 2t जो आपकी फिल्म बनी थी, जो आपकी एयर मीडियम वाली फिल्म है, उस फिल्म का थिकनेस आपने क्या माना है, t। अब उसको डबल कर देंगे, थिकनेस को डबल 2t, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4n स्क्वायर अपॉन dn स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं पाथ डिफरेंस की। ठीक है, जो फिल्म बनी वो फिल्म किस तरह की है, वेज शेप फिल्म है। वेज शेप फिल्म में आपने पाथ डिफरेंस निकाला होगा, 2 म्यू टी cos r प्लस माइनस लेमडा बाई 2। वेज शेप फिल्म के केस में क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड के केस में है, ये आपका किस में है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। वेज शेप फिल्म के केस में कहते हैं कि r की वैल्यू 0 होती है, तो cos r आपका 1 होता है। ये तो क्लियर है। तो जब cos r आपका 1 होता है तो वेज शेप फिल्म के केस में जो पाथ डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 2 म्यू टी प्लस माइनस लेमडा बाई 2। ये आपका अभी वेज शेप फिल्म के केस में आ रहा है। अब ये वेज शेप फिल्म के देखिए प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, लेकिन जब इसे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम प्लस ही लिया जाता है, माइनस तो चूंकि हमें दिखाना है। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वेज शेप फिल्म बन रहा है, उस वेज शेप फिल्म किस फिल्म के अंदर कौन सा मटेरियल है, एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो फॉर एयर मीडियम म्यू बराबर 1। तो अब ये जो डेल्टा आया वो आ गया 2t प्लस माइनस लेमडा बाई 2। ये आपका फाइनल पाथ डिफरेंस होता है न्यूटन्स रिंग के केस में। ठीक है, तो देखिए अभी आपने पाथ डिफरेंस लिखा है 2t प्लस माइनस लेमडा बाई 2, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम आप जो पाथ डिफरेंस लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 2t प्लस लेमडा बाई 2। ठीक है, तो यदि कहीं प्लस लिखा हो वो भी सही है, प्लस माइनस लिखा हो वो भी सही है। ठीक है, अब आपका ये जो पाथ डिफरेंस है, चूंकि एयर मीडियम 1 है, एयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए ये जो आपका पाथ डिफरेंस होता है, दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ न्यूटन रिंग्स। ये आपका फाइनल पाथ डिफरेंस है न्यूटन्स रिंग का। ठीक है, अब न्यूटन्स रिंग में कब फ्रिंजेस ब्राइट बनेंगी, कब फ्रिंजेस डार्क बनेंगी, वही थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की कंडीशन कि ब्राइट फ्रिंजेस कब बनती है, जब पाथ डिफरेंस 2n इंटू लेमडा बाई 2 या n इंटू लेमडा के बराबर होता है, और डार्क कब बनती है, जब 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर होता है। देखिए, तो जब पाथ डिफरेंस 2n इंटू लेमडा बाई 2, ये ब्राइट की कंडीशन है। आपका पाथ डिफरेंस देखिए, मैं इसको और शॉर्ट में अच्छे से लिख देता हूं। पाथ डिफरेंस कितना आया, 2t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2t प्लस लेमडा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2। ठीक है, तो 2t इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2, यानी 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1, और ये हो गया लेमडा बाई 2। देखिए प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2t आप इक्वेशन 1 में क्या निकाल चुके हो, 2t की वैल्यू dn स्क्वायर अपॉन 4r दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। 2 को 2 से आप कैंसिल करेंगे, इस 2 को इसके 2 के साथ, तो क्या आएगा आपका dn स्क्वायर की वैल्यू, dn स्क्वायर बराबर आता है 2 इंटू 2n माइनस 1 r करके, इसको आप ये भी लिख सकते हो dn स्क्वायर इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा r। ठीक है, अब यहां से समझिए, अब ये क्या है, डायमीटर्स है उस रिंग का। उसका जो डायमीटर्स का रिंग होता है वो कह लें कि 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं कि 2n प्लस माइनस 1 के बराबर के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनल किसके होता है, √2 लेमडा r पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका डार्क रिंग के केस में आप क्या देखते हैं, सबसे पहले पार्ट डिफरेंस में डार्क रिंग की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये डार्क रिंग की कंडीशन होती है। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ तो प्लस माइनस 2 के मैं दोनों लेके चल रहा हूं, इसका पाथ कितना है 2t प्लस लेमडा बाई 2, दोनों सही है, इज इक्वल टू, इससे थोड़ा सा सब कुछ दिख जाएगा, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो 2t इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2, कैंसिल,
यानी 2t इक्वल टू, ये सिंपल सा उसी तरह से बन जाता है, इसलिए लोग इसको लेते हैं 2t इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2। अब 2t की वैल्यू dn स्क्वायर अपॉन 4r दैट इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लेमडा। ठीक है, 4n लेमडा। उसी तरह डार्क के कंडीशन में यदि डार्क का हम रेडियस निकालना चाहें, जो सर्किल बनेगी उसका यदि आप डायमीटर निकालेंगे तो वो भी दो चीजों पे डिपेंड करता है, √2n और √2 लेमडा आर के। ये है इस तरह से ब्राइट और डार्क की कंडीशन। तो आप ये लिखेंगे तब भी, चूंकि देखिए यहाँ पे जब प्लस माइनस हम करते हैं तो ये थोड़ा फार्मूला में ये हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए लोग प्लस लेकर के, लेकिन एग्जैक्ट में जो स्टोक्स लॉ है वो दोनों हो सकता है। तो आप ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ये भी लिखेंगे तब भी सही, इसमें कोई कंफ्यूजन। हाँ, चूंकि लास्ट में हमारा फार्मूला इस तरह से आ जाए कि हमको ब्राइट वाली जो कंडीशंस होती है एग्जैक्ट वो बन जाए, डार्क वाली जो, इसलिए लोग इस तरह के लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्राइट का समझ लिए और आप डार्क का समझ लिए। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को डाउट? ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, डार्क फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, उसकी विड्थ कितनी होगी ये निकाल लेंगे सब कुछ। डायमीटर कितना आएगा, ब्राइट का डायमीटर क्या होगा, dn स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2n माइनस 1 लेमडा आर। यहाँ पे अब यदि आप न्यूमेरिकल आता है कि पूछता है कि ब्राइट रिंग जो बन रही है उसका डायमीटर, तो इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे, जो डार्क रिंग बन रही है उसका डायमीटर इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। क्लियर? ये बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा इक्वल टू 2t प्लस माइनस लेमडा बाई 2 होता है, लेकिन जब कोई भी कैलकुलेशंस का पार्ट करते हैं तो इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए यहाँ पे हमेशा लेमडा बाई 2 लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माइनस भी है। लेकिन हम भी यही कहते हैं कि जब आप न्यूमेरिकल करें तो हमेशा यहाँ पे प्लस मान के चलें, और कोई भी कैलकुलेशन जैसे हमने ब्राइट करें डार्क करें तो यहाँ पे हमेशा प्लस ही मान के चलें। तो ये आपका एग्जैक्ट पार्ट डिफरेंस होता है इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग। अब यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू को ब्राइट की कंडीशन रखेंगे 2n इंटू लेमडा बाई 2, वो निकाल लेंगे उसका डायमीटर की ब्राइट रिंग जो रिंग बनेगी। जैसे देखिए आपका सेंटर तो डार्क बनेगा, ये ब्राइट बनेगा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये पहला ब्राइट रिंग बना, तो n बराबर, यहाँ पे आपको डायमीटर निकालना है, तो n बराबर आपका क्या हो गया, पहली ब्राइट जो रिंग बनी है उसका डायमीटर, तो d1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू लेमडा इंटू आर। तो d1 स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, 2 लेमडा आर। ये आपकी पहली जो ब्राइट रिंग बनेगी सर्किल के अंदर, उसकी रिंग का जो सर्किल बनेगी ब्राइट सर्किल, उसका जो डायमीटर होगा वो 2 लेमडा आर के बराबर होगा। उसी तरह हम डार्क का निकाल सकते हैं पहला, उसी तरह दूसरी जो ब्राइट रिंग बनेगी उसका डायमीटर क्या होगा, तीसरी बनेगी। इसी तरह से n की वैल्यू को चेंज करके हम डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमने पहले भी कहा कि जो न्यूटन्स रिंग का यूज होता है, जैसे अब आप प्रैक्टिकल्स भी करते हो, तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन यही होता है कि कोई भी यदि अननोन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो और आपको उसका वेवलेंथ पता नहीं है, तो आप न्यूटन्स रिंग की सहायता से आप उसका वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी हम चीजों को करते हैं। ठीक है, एक ये है फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग की सहायता से। तो देखिए आपको क्या पता है, आपने क्या किया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने माना कि जो रेडियस आर है और सर्किल का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेमडा जो क्या है, उस सोर्स की हमने मान लिया कि जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो लेमडा है। dn क्या है, dn एंड dn प्लस p इज द डायमीटर ऑफ nth एंड n प्लस p डार्क रिंग। आप ब्राइट का भी ले सकते हो, डार्क का भी ले सकते हो, इसमें कोई नहीं। यदि आप ब्राइट का लोगे तो ब्राइट को मानना पड़ेगा, डार्क का लोगे तो डार्क को मानना पड़ेगा। सपोज करिए ये आपका सेंटर है, सेंटर क्या होगा, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। तो मान लीजिए ये तो आपका पहला सेंटर डार्क होता है, फिर ये पूरा ब्राइट है, फिर ये जो पहला रेड ये ग्रीन बना है ये आपका डार्क मान लीजिए, ये फर्स्ट डार्क, फिर ये क्या मान लीजिए दूसरा डार्क। तो हम इसी तरह nth डार्क, तो ये मान लीजिए आपका dn है, फिर ब्राइट आएगा, तो अगला ये जो क्या आएगा, ये आएगा dn प्लस 1। नेक्स्ट डार्क रिंग, तो यदि इसको आप dn मानते हैं तो नेक्स्ट फिर ब्राइट आएगा बीच में, क्योंकि अल्टरनेट चलता है इंटरफेरेंस में। तो जो अगला डार्क रिंग आएगा वो क्या आएगा, dn प्लस 1 डार्क रिंग। तो अब आपको फार्मूला बनाना है, तो अब आपको पीछे सॉल्व कर चुके हैं
कि जब आपकी लाइट फ्रिंजेस डार्क आती हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो जब आपने निकाला था तो देखिए ये हमने निकाला है ब्राइट डार्क रिंग का। फॉर डार्क रिंग dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा आर, ये फार्मूला निकला है ना 4n लेमडा आर। तो अब इस चीज को आपको याद रखना है। डार्क रिंग आप ब्राइट के केस में भी कर सकते हैं। ब्राइट के केस में आपको ये लेना होगा dn स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहां पे आप ले लोगे माइनस 2n माइनस लेमडा आर। क्लियर है। तो अब यहां पे जब dn स्क्वायर ये डार्क की कहिए, ये डार्क कंडीशन से आया था, ठीक है ना। तो dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा आर, ये आप पूछे पढ़ चुके हो, ये nth रिंग का है। अगली डार्क रिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, n प्लस पी, पी मतलब p इक्वल टू 1, चूंकि हम फार्मूला डिजाइन कर रहे हैं p बराबर 1 यानी नेक्स्ट। तो dn प्लस पी, तो n के जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया n प्लस पी, यानी अब ये p क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब p इक्वल टू 1, ठीक है ना। p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 का मतलब यदि आपने पहला डार्क रिंग लिया है तो यदि p की वैल्यू 1 है तो दूसरा, p की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 तीसरा डार्क रिंग, तो जैसा भी होगा n प्लस पी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि ये आपका nth रिंग के लिए आया, ये n प्लस पी रिंग के लिए आया। हमने n प्लस पी वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, dn प्लस पी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया। dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4n प्लस पी लेमडा आर माइनस 4n लेमडा आर। तो 4 इसको सॉल्व किया, 4n लेमडा आर प्लस 4p लेमडा आर माइनस 4n लेमडा आर। इससे ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो dn प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर। p इज द प्राइम नंबर, तो लेमडा की वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए। लेमडा इक्वल टू dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4p आर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है किसी भी अननोन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का। यदि आपको वेवलेंथ निकालना है बाय यूजिंग द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट में किसी भी अननोन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज और निकाली जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलिए, इसमें जो दूसरी चीज हमने निकालते हैं, इसका एप्लीकेशन होता है कि न्यूटन्स रिंग की सहायता से, हेल्प से हम किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे जैसे आप फिल्म बनाते हो, जैसे आपका ये प्लेन ग्लास प्लेट होता है और ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम कहते क्या है कि इन दोनों फिल्म के बीच में क्या होता है, एयर मीडियम होता है, ठीक है ना। तो अब यदि हमें किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम करते क्या है कि जहां पे एयर भरा जाता है वहां पे हम लिक्विड रखते हैं, ठीक है। जिस भी लिक्विड का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, जो भी हमारे पास यदि कोई भी हमारे पास यदि लिक्विड है जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एयर के जगह पे अब हम लिक्विड को रखते हैं। तो लिक्विड को रख करके हम चाहेंगे तो उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा डार्क फ्रिंज के केस में जो फार्मूला आया था वो आया था dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लेमडा आर। अभी आपने पीछे पढ़ा। अब देखिए, अब ये जो फार्मूला आया है, अब इसको जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, dn स्क्वायर अपॉन 4r यहां पे कर दीजिए इज इक्वल टू n लेमडा अपॉन म्यू, ठीक है। ये आप अभी मान लीजिए कि आप एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्या है, अभी हम डार्क और ब्राइट की बात नहीं करेंगे। अभी जो हमने पहले चूंकि फार्मूला बनाया था उस समय जो हमारा मीडियम था वो एयर था, तो उस केस में हमारा जो म्यू हमने कर दिया वो क्या कर दिया, म्यू को 1 कर दिया, क्योंकि हमारा मीडियम एयर था। अब यहाँ पे चूंकि हमने अब एयर के जगह पे क्या लग दिया है, लिक्विड कर दिया है, और उसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। तो यदि हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन जानते हैं, सिंपल तो ये होता है। अब उसी फार्मूले को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में ऐसे लिखा कि dn स्क्वायर अपॉन 4 लेमडा n का म्यू बराबर 1 कर देंगे तो फिर वही चीज बन जाएगी। इसी तरह फॉर यदि n प्लस पी के लिए निकालना हो, n प्लस 1 या n प्लस पी फिफ्थ रिंग के लिए आपको निकालना हो, तो यही फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, d
एन प्लस पी का स्क्वायर अपॉन 4r दैट इज इक्वल टू एन प्लस पी लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये nth रिंग के लिए, एन प्लस pth रिंग के लिए। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या लिख सकते हैं, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4r दैट इज इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पी लेमडा अपॉन म्यू। सब्ट्रैक्ट करिए तो एन लेमडा से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी लेमडा अपॉन म्यू। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहां से आइए, अब कहते हैं कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट गिवन देन द डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू सेम एज द रेंज ऑफ दिस विद द एयर एज वेल एज लिक्विड मीडियम। यदि आपको जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ नहीं पता है तो जो भी रेडियस बनेगा, यदि आपने वहां पे एयर डाला है तो एयर का रेडियस बनेगा या डायमीटर बनेगा, और यदि आपने वहां पे लिक्विड डाला है तो लिक्विड का डायमीटर या एरिया बनेगा। ठीक है, तो फॉर, अब देखिए हम दोनों को कंबाइन करेंगे, फॉर nth डार्क रिंग इन एयर, यदि एयर में हो तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला एयर के केस में, तो देखिए nth रिंग के लिए डी एन स्क्वायर, ये हम बात कर रहे हैं एयर की, अपॉन 4r, और दैट इज इक्वल टू एयर के केस में ये क्या हो जाएगा, एन लेमडा। क्यों, क्योंकि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब लिक्विड, इसके जगह पे यदि लिक्विड होता तो क्या होते, फॉर nth डार्क रिंग इन लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, डी एन स्क्वायर, यहां पे आप इसको मान लीजिए आप कर रहे हैं लिक्विड के लिए, अपॉन 4r दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा एन लेमडा अपॉन म्यू। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशन 4 डिवाइडेड इक्वेशन 5 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए जब इधर को आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी एन स्क्वायर किसके लिए, एयर के लिए, डिवाइडेड बाई डी एन स्क्वायर किसके लिए, लिक्विड के लिए, जो भी लिक्विड हो, दैट इज दोनों को आपको डिवाइड किया, एन लेमडा से एन लेमडा कैंसिल हो गया, एन लेमडा अपॉन एन लेमडा म्यू कैंसिल, यानी डी एन स्क्वायर एयर अपॉन डी एन स्क्वायर लिक्विड दैट इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि यदि आपको किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आप सबसे पहले उस लिक्विड को अंदर रखोगे, उस लिक्विड को अंदर रखने के बाद उसका डायमीटर निकाल लोगे, डायमीटर निकल जाएगा तो एयर का आपको पता होगा, एयर अपॉन इसके रेशियो से आप सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज क्लियर, थैंक यू।